नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट में अक्सर हम बात करते हैं क्रिकेटर्स की, पर हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जहाँ से वो क्रिकेटर्स निकले हैं, जिस ज़मीन से उन्होंने वो सपने अपने देखे थे, उनकी बात करना हम भूल जाते हैं। उनको हम भूल जाते हैं। हम बड़ी-बड़ी चीज़ों को याद रखते हैं कि उन्होंने ये अचीव कर लिया, बट उनके स्ट्रगल को, उनके पास्ट एक्सपीरियंस को और उनके ड्रीम्स को हम बताना भूल जाते हैं और सुनना भूल जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरह से क्रिकेटर्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछों को ऊंचाइयाँ भी मिली, कुछ को नहीं भी मिली। तो सारी चीज़ें जानेंगे सुरेंद्र सर से कि क्रिकेट के अंदर क्या वो बारीकियाँ होती है, और जिस तरह से कमलेश नागरकोटी का जो सिलेक्शन हुआ, वो जिस तरह से आईपीएल तक पहुँचे, तो क्या सब चीज़ें थी, उनका डिस्कशन आज होगा सुरेंद्र सर के साथ। सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपका क्या इंटरेस्ट है क्रिकेट में? आप क्या पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे, या फिर आपका था कि नहीं मैं तो कोचिंग ही करूँगा? आपका क्या था? नहीं, मैं खुद भी क्रिकेटर बनना चाहता था। मैंने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, बट 99 में मेरे इंजरी हो गई थी। अच्छा। इंजरी के बाद मुझे लगा, जो मेरे लिगामेंट इंजरी थी, कि मैं एज ए फास्ट बॉलर कम बैक नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि उस टाइम पे इतना इलाज की फैसिलिटी नहीं थी, इतनी सब कुछ, इतना स्पोर्ट्स इंजरी का इतना अवेयरनेस नहीं थी। तो मैंने पहले तो लोकल जयपुर में ही ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद अनंत जोशी जी आते थे मुंबई से, संतोबा दुर्लभ जी में। अच्छा। मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया, तो उन्होंने कहा कि आप ठीक तो हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा, बट आपको अपना बॉलिंग एक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो अच्छा। उसके बाद मैंने उनसे एक और बार अपॉइंटमेंट लिया और उनसे डिस्कस करा कि अगर बॉलिंग एक्शन चेंज होता है तो कोई गारंटी नहीं है कि मैं आगे क्या कर पाऊंगा। मेरी वो जो बॉलिंग की स्पेशलिस्ट ही है, जो भी पेसर थे क्या? हाँ, अच्छा। तो वो कंटिन्यू रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि आप खुद खेल के भी कुछ करो, आप चाहो तो इस फील्ड में कहीं पे भी आप ट्राई कर सकते हो। तो मेरे को क्लिक करा कि मेरे को कोच बनना चाहिए। तो मैंने 2000 से कोचिंग स्टार्ट करी और अभी 25 ईयर्स मेरे को कोचिंग करते हुए हो गए। अच्छा, आपका क्या रिएक्शन था पहले, जैसे कमलेश नागरकोटी का अंडर 19 के अंदर सिलेक्शन हुआ, उसका रिएक्शन, और जब आईपीएल के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ कि यार जो मेहनत थी वो रंग लाई? एक्चुअल में क्या होता है कि कमलेश को मैंने बहुत अर्ली एज में पिक किया था, करीब वो 11-12 साल का था, तब से वो मेरे पास है। अच्छा। और उसमें एक पोटेंशियल दिखता है। अभी भी वो काफ़ी मेहनती है, डिसिप्लिन बच्चा है। मतलब वो आज भी अगर हम कहें कि मतलब इस लेवल पे खेलने के बाद भी वो सबकी, मतलब अपने कोचेस को पूरे रूल्स फॉलो करता है, सारी चीज़ें जो भी उसको वर्कआउट दिया जाता है उसको कंप्लीट करता है। तो ये डिसिप्लिन जो उसकी लाइफ में है, मतलब उसकी जो कहते हैं किसी प्लेयर को बनने के लिए डेडिकेशन, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको फॉलो करता है। कमलेश एक पाथ पे है। मैं नॉट कमलेश की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी अच्छे क्रिकेटर को अगर आगे बढ़ना है, किसी भी फील्ड में आगे जाना है, तो आपको अपना एक टारगेट डिसाइड करना, उसका वे चुनना है कि मेरे को क्या छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हुए आगे बढ़ना है। अगर हम एकदम से बड़ा गोल अचीव करने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको एक लाइन में मेहनत करनी है और क्वालिटी में वर्क करना है, नॉट क्वांटिटी में। तो वो ही सब चीज़ें, जितने भी अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं, बिगनर्स हैं, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, हमेशा ये सोचें आई एम द बेस्ट। तो इसमें ये होता है कि बहुत सारा क्रिकेटर है और सबकी ये सोच है कि हमें तो आगे ही जाना है, पर कुछ ही जा पाते हैं। तो मेन रीज़न क्या होता है कि क्यों सारे जने क्यों नहीं जा पाते? वो मेन रीज़न क्या है कि हर किसी को उस पर वर्क करना चाहिए जो लोग नहीं करते? एक्चुअल में देखिए, हर बंदे की फिजिकल स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। अच्छे कोचेस का यही काम होना चाहिए कि वो टाइमली बच्चे को अवेयर करते हैं कि किसमें पोटेंशियल है, कौन आगे जा सकता, कौन नहीं जा सकता। ताकि अगर उस बच्चे को, अगर आप टाइमली ग्रूमिंग करते हैं, उसको टाइमली बता दें, तो वो दूसरे फील्ड में भी जा सकता है। बट अभी हमारे कंट्री में इतनी अवेयरनेस नहीं आई है। हमारे यहाँ पे कोचेस बच्चों को बोला इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल, सपने दिखाते हैं। बट हमारे यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग है। मेरे यहाँ पे एवरी ईयर में 30 to 35 बच्चों को निकाल देता हूँ एकेडमी से। वो अगर मेरी, मतलब निकालना तो नहीं, बट सबको लगता है मैंने निकाला है, बट मेरी नज़र में उनका फ्यूचर अलग होता है कि ये इस फील्ड में आगे नहीं जा सकते, इनको टाइम वेस्ट कराना नहीं है। और अभी तक ये है कि जितने भी बच्चों को मैंने निकाला है, या जो मैंने उनको, जिनको मना करा है, वो हर बच्चा मेरे से मिलने आता है कि सर आपने सही टाइम पे हमें अवेयर कर दिया, हमें चेंज करा दिया, हम आज इस लेवल पे सक्सेस है, इस लेवल। तो मैं सभी कोचेस से कहना चाहता हूँ, ठीक है आपको बच्चे का एनालिसिस करना चाहिए। पर्सनली कई बार किस्मत का रोल होता है, बट वो 1% है कि आप, अच्छा एक क्लैरिटी दिया। हाँ बिल्कुल 1% किस्मत का रोल है। बाकी आपको बच्चे का 1 से 2 साल में पूरा पता लग जाता है कि इसमें कितना कैलिबर है, ये कितना टैलेंटेड है, ये कितना आगे जा सकता है, ये कितना मेहनती है। खाली टैलेंट से आप खेल नहीं सकते, खाली टैलेंट से आप बहुत आगे तक
सरवाइव नहीं कर सकते। आपको हार्ड वर्कर होना बहुत ज़रूरी है, एक लाइन में काम करना ज़रूरी है। तो जितना आप ईमानदारी से काम करेंगे, जितना एक लाइन में एक टारगेट को फिक्स करके काम करेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे किसी भी फील्ड हो। और क्रिकेट में जैसे कोई रॉ टैलेंट देखना हो कि यार पहली नज़र में आपने देख लिया कि यार इसका तो फ्यूचर है, तो वो कोचेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सिंपल सा है, अगर फास्ट बॉलर को अगर आपको देखना है, रो टैलेंट देखना है, चाहे उसका रनअप कैसा हो, बॉलिंग एक्शन कैसा हो, उसकी एबिलिटी देखो कि वो फास्ट बॉल फेंक सकता है कि नहीं फेंक सकता, तो वो रो टैलेंट है। अब रो डायमंड को जैसे झोरी पहचान लेता है कि इसको हम तराशेंगे तो ये इतने कट का बनेगा, इतना कट का, तो हम भी यही देखते हैं कि अगर इसको बिना फैसिलिटी के इतना अच्छा तेज फेंक रहा है, इसको कुछ नॉलेज नहीं है, इसका अलाइनमेंट ठीक नहीं, अगर इसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी तो ये और तेज हो सकता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ आने के बाद मैंने तेज करे, जिनके बॉलिंग फॉल्टी बॉलिंग एक्शन थे वो ठीक हुए। तो ये तो कोचेस को सभी को पहचानने का होता है, बैट्समैन है, बैटिंग एबिलिटी है कि नहीं है। अगर बैटिंग एबिलिटी है तो आप उसके नंबर ऑफ शॉट्स इंप्रूव कर सकते हो, शॉट सिलेक्शन, बॉल पिकिंग, सब चीज़ आप इंप्रूव करा सकते हो। बट अगर बच्चे में बैटिंग की एबिलिटी नहीं है तो आप उसको कब तक तैयार कर सकते हो? नॉट पॉसिबल है। तो ये तो कोचेस का, हर कोचेस का देखने का नज़रिया अलग होता है, और मेरा तो ये मानना है कि कोच की आइज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, गॉड गिफ्टेड होनी चाहिए। हाँ, और मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स का ऐसा होता है कि उनको कोचेस वो शुरू से ऐसा रखते हैं कि यार तेरा तो सिलेक्शन हो गई होगा। वैसे उनमें से एक कोच का लगा हुआ आपके साथ भी था, तारक सिन्हा सर का, कि बहुत ज़्यादा क्रिकेटर उनकी साइड से भी निकले, चाहे शिखर धवन हो, ऋषभ पंत हो, और भी ना जाने कितने क्रिकेटर्स हो। तो उनकी कोचिंग में आपको ऐसा क्या लगा? आपको और उनका बॉन्ड क्या है, पहले आप मुझे बताओ। मेरा और तारक सर का बॉन्ड ये था कि हम दोनों का कोचिंग स्टाइल बहुत सिमिलर है, बहुत पैटर्न है। मैं 2011 में उनसे मिला, अच्छा। और 2011 के बाद हम कंटिन्यू 2022 तक साथ रहे, जब तक उनकी डेथ नहीं होगी। और उनके जीवन के लास्ट दिनों में मैं उनका बड़ा साथी रहा। उनका इलाज भी मैंने जयपुर कराया, और वो जयपुर से उनका खासकर संस्कार क्रिकेट एकेडमी से लगाव था। हम दोनों का कोचिंग का स्टाइल एक जैसा था, बिल्कुल पैटर्न एक जैसा था। हम हर एक को ये, कभी किसी को ये नहीं कहते थे कि हम तेरे को खिलाड़ी बना देंगे, हम ये कहते थे हम आपको खेलना सिखा देंगे। हमने कभी ये नहीं कहा, मैं आज भी ये नहीं कहता कि मैं आपको यहाँ खिला दूंगा, वहाँ खिला दूंगा। मेरा काम है गेम सिखाना, मैं गेम सिखा सकता हूँ, खेलना नहीं खेलना। जैसे स्कूल का काम है पढ़ाना, बोर्ड की परीक्षा है, बोर्ड का एग्जाम बच्चा पास करेगा नहीं करेगा ये बच्चे के ऊपर है। तो मेरा और उनका एक ही जैसा था। मैं तो उनका 1% हूँ, बट वो कहते थे, वो खुद भी मेरे को कहते थे कि तेरे को मेरी वाली आंखें दी हैं। सर का आइज का, मतलब सर का प्लेयर सिलेक्शन बहुत अच्छा था। सर जिस प्लेयर को देख लेते थे उसके लिए कह देते थे ये खिलाड़ी बनेगा, तो वो डेफिनेट बनता था। तो कोशिश है हम भी उसी पाथ पे चले, और सर का आशीर्वाद तो हमारे साथ हमेशा रहेगा। बट जैसे आपने ऋषभ की बात करी, तो ऋषभ की स्टार्टिंग जर्नी संस्कार क्रिकेट एकेडमी से स्टार्ट हुई है। 4 साल वो राजस्थान के लिए खेला है, ये नहीं पता था लोगों को। 4 साल हमारे पास खेला है। सर के और भी बहुत स्टूडेंट है, अभी इंडिया की सनसनी है मयंक यादव, वो 2 साल हमारे यहाँ रह के गया है। अच्छा। तो सर को लास्ट में तो 2017 के बाद तो सर को ये लगने लगा था, जो उनको लगता था कि ये लड़के में टैलेंट है, उसको जयपुर भेज देते थे वो, कि आप वहाँ जाके प्रैक्टिस करो। एक और इस कड़ी में नाम है अनिरुद्ध चौधरी, अभी हाईलाइट में नहीं आया, बट अभी आ जाएगा। दिल्ली प्रीमियर लीग में उसने काफी धमाका किया है, अभी गुजरात टाइटंस के साथ जुड़ा हुआ है, और वो काफी रहा है। वो हमेशा इंजरी से परेशान रहता था, उसके बॉलिंग एक्शन पे यही काम किया है। सर की गाइडेंस में हम लोगों ने काम किया, और उस लड़के ने फॉलो करा, तो वो अभी नई सनसनी है इंडिया की, हो सकता है 1 आध साल में आपको देखने को मिले। और सर की माउथ पब्लिसिटी भी इतनी थी कि कोई भी बात करता था ना कि यार तारक सर है तो तेरे को आगे ले जाएंगे वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोचेज ऐसे होते हैं कि वो ध्यान नहीं दे पाते और उतना कैलिबर नहीं छाट पाते थे प्लेयर में से, तो वो भी उनका कहीं ना कहीं एक रोल था। सर एज ए मेंटोर बहुत अच्छा काम करते थे। सर को लगता था, सर के साथ एक अच्छा ये था कि सर की हर बच्चे के साथ, जो भी टैलेंटेड खिलाड़ी होता था उसके साथ एक इमोशनल रिलेशन होता था। जैसे मैं किस्सा बताता हूँ, आयुष भदोनी और कमलेश नागरकोटी अंडर 19 इंडिया चैलेंजर एक साथ खेले थे। अच्छा। आयुष भदोनी उसका कप्तान था। आयुष भदोनी हमारे यहाँ भी खेलने आता था, काफ़ी खेला है यहाँ जयपुर में भी। तो सर बड़े परेशान रहते थे, क्योंकि उस चैलेंजर में आयुष भदोनी एज ए कैप्टन खुद परफॉर्म नहीं कर पाया, बट कमलेश को उसने लगातार इंटरवल पे बॉलिंग कराई, स्पेल दिए, तो कमलेश परफॉर्म करा, कमलेश वर्ल्ड कप खेला। सर उसके लिए बहुत परेशान रहते थे कि मेरे रहते रहते ये लड़का खेल जाना चाहिए, खेल जाना चाहिए। और सर कहते थे बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। और ये क्या सर का आशीर्वाद माने कि सर की डेथ के बाद आयुष भदोनी एकदम से लखनऊ के लिए सेलेक्ट हुआ, और उसमें गौतम गंभीर ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले करा कि उन्होंने देखा
कि इस बच्चे में टैलेंटेड है, और बदोनी ने फिर लखनऊ के लिए इतना अच्छा काम करके दिया। तो कहीं भी जहाँ सर हैं, सर की आत्मा सेटिस्फाई होगी कि मेरा सर का बस एक वो लास्ट स्टूडेंट ऐसा बचा हुआ था जो सर चाहते थे कि कुछ करे, और वो बहुत हाईली टैलेंटेड था बट हो नहीं पा रहा था उसका, और वो हुआ। तो सर के जाने के बाद आयुष बदोनी को गंभीर ने देखा, गंभीर को गंभीर उस टाइम पे लखनऊ के साथ जुड़े और उन्होंने आयुष बदोनी को पिक किया, और बदोनी ने गंभीर को निराश नहीं किया। जो टैलेंटेड, जिस टैलेंट की तारक सिन्हा सर बात करते थे, बदोनी ने वो प्रूव करके दिखाया। लखनऊ की तरफ से खेलते हुए आज लखनऊ टीम के लिए वो सबसे यूजफुल प्लेयर है। एज ए बैट्समैन वो मिडिल ऑर्डर वगैरह सब बहुत अच्छे से संभालते हैं। तो उन्होंने अभी तक जो भी सर की अपेक्षाएं थी जो था वो, तो बदोनी ने उसमें निराश नहीं किया। अभी आपने बताया कि ऋषभ पंत से भी थोड़ी मुलाकात हुई, तो ऋषभ पंत से आपकी मुलाकात हुई थी, तो ऋषभ पंत का मेंटल फिटनेस और उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या कहता है एज अ क्रिकेटर? ऋषभ बहुत टफ क्रिकेटर है। ऋषभ ने जो स्ट्रगल करा है अपनी लाइफ में, वो स्ट्रगल उसके हर जगह देखने को मिलता है कि उससे जो उसमें एक स्ट्रेंथ डेवलप हुई है। इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद जब मैं उससे मिला तो उसने एक ही बात की, मुझे वर्ल्ड कप खेलना है। मैंने कहा डॉक्टर्स तो अभी मना कर रहे हैं, डॉक्टर्स तो कह रहे हैं अभी 2 साल लगेंगे। बोला मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो जो उसको एक्सरसाइज का शेड्यूल 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे का दिया था, वो उसको डबल कर रहा था और उसने ये चीज़ प्रूव करके दिखाया है कि अगर एक अच्छी इच्छा शक्ति हो, आप में दृढ़ शक्ति हो, तो आप बहुत जल्दी कमबैक कर सकते हैं। और किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो वर्ल्ड कप से पहले कमबैक करेंगे और परफॉर्म करेंगे, उन्होंने वो करके दिखाया। तो ये उन्होंने जो अपनी लाइफ में पास्ट में जो स्ट्रगल करी है, ये सारा का सारा स्ट्रेंथ उनके उस स्ट्रगल की वजह से। तो ऋषभ पंत बहुत मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। और ऋषभ पंत बहुत लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर आप उनको देख रहे हो, कई लोग बात करते हैं कि इनको सिर्फ टेस्ट पे स्टक रहना चाहिए उनके गेम की वजह से। ऋषभ बचपन में मेरे पास 4 साल रहा है। अगर आज आप उनको सिर्फ टेस्ट के लिए इसलिए कह रहे हैं कि आपने उनको टेस्ट में रन बनाते हुए देखा है, बट जब वो राजस्थान के लिए खेले, जब वो दिल्ली के लिए खेले, जब रणजी ट्रॉफी वगैरह खेले, तब तो उनको उनका गेम का स्टाइल तो आज भी यही है कि वो T20 और वनडे के लिए सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। वो टेस्ट में भी 30 बॉलों पे 50-60 बना के खेलते हैं। वो 150 बॉलों पे 200-250 रन बनाने का वजूद रखते हैं। टेस्ट में, वनडे में, T20 में, सब में कम बॉलों में रन बनाते हैं। वो डिफेंस करना ही नहीं चाहते, वो तो हर बॉल पे रन बनाना चाहते हैं। तो ऐसे प्लेयर को आप तीनों फॉर्मेट में क्यों नहीं देखना चाहते? आपने उनकी टेस्ट क्रिकेट देखी है, हमने तो उनका बचपन से अभी तक की क्रिकेट देखी है कि पंत जब तक है, जब तक रन रुकेंगे ही नहीं। वो शुरू से ऐसे एग्रेसिव माइंडसेट उनका। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज उनको करा था। सुनील गावस्कर ने की स्टेटमेंट दे दी थी कि ऐसे नहीं खेलना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तो बचपन से वो ऐसे थे, बचपन से ऐसा ही है उसका। बहुत मतलब जो अगर हम कैसे कहें टेक्निकली डिफेंस, तो वो बचपन में भी नहीं कर पाते थे और अभी भी नहीं कर। तो जरूरी थोड़ी है कि आप डिफेंस करें तो ही टेस्ट क्रिकेट में सक्सेस हो सकते हैं। उसने उस चीज को स्ट्रेंथ बनाया कि मैं डिफेंस ही क्यों करूं जब मैं हर बॉल पे रन बना सकता हूं, मैं हर बॉल को मार सकता हूं। और आप देखिए इंडिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले पहले विकेट कीपर हैं। रणजी ट्रॉफी में डेब्यू में उनके हाईएस्ट रन है, इतने कम बॉलों में रणजी ट्रॉफी में फास्टेस्ट सेंचुरी उनके नाम है। और T20 में उनके नाम मतलब काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं। वनडे में विजय हजारे, सैयद मुश्ताक में उनके नाम पे रिकॉर्ड मतलब रन बनाए हुए हैं। ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जहाँ ऋषभ पंत ने रन नहीं बनाए? दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए रन बनाए, हर जगह के लिए। तो आप ये किसी प्लेयर पे कहा तो ये जाता था राहुल द्रविड़ ओनली टेस्ट प्लेयर है, लेकिन जब वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से IPL खेले तो हाईएस्ट रन मेकर थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। वनडे में उन्होंने प्रूव करा। तो आप किसी खिलाड़ी को ये टैग नहीं लगा सकते कि आप ओनली T20, आप ओनली वनडे के लिए, आप रेड बॉल व्हाइट बॉल ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। जो क्रिकेट खेल रहा है वो सारे फॉर्मेट में खेल सकता है। आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको पर विश्वास फेथ करके उसको मौका देना पड़ेगा। वो मौके दोगे आप 2 4 5, वो अपने आप को प्रूव करे। आपने इतने लोगों की कोचिंग करी, आपके लिए कोई प्राउडेस्ट मोमेंट रहा हो कि मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हाँ कोई भी ऐसा मोमेंट? सारे मोमेंट प्राउडेस्ट है। मैं तो जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, उनको आगे बढ़ता हुआ देखता हूँ, हर छोटे बच्चे के छोटे से छोटे सिलेक्शन पे मैं प्राउडफुल फील करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा यही है कि नहीं साहब ये बड़े लेवल पे सेलेक्ट होगा तभी। बच्चे जैसे बच्चों के लिए मोटिवेशन होता है कहीं सिलेक्शन कोई स्कोर करना, ऐसे कोचेस के लिए भी मोटिवेशन है उनके बच्चों का कहीं छोटे से छोटे टूर्नामेंट में सिलेक्शन होता है, कुछ करते हैं। तो ये हमारे लिए भी प्राउडफुल मूवमेंट है। तो मैं तो रोज़ अपने आप पे अपने प्लेयर्स पे प्राउड करता हूँ।